नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अब SC ST के आरक्षण में बन सकेगी सब कैटेगरी। कोटा के भीतर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से मंजूरी मिल गई है। क्या है इसके मायने, समझेंगे हम अगले 1 घंटे में। और बात करेंगे आम आदमी पार्टी जो राजनीति की दिशा बदलने के लिए आई थी, जिसके बारे में कहते थे कि आप तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फ्री बी कल्चर पर अब अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है। और जो अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं, स्वाति मालीवाल मामले में विभव पर भी कड़ी टिप्पणियां की हैं। कटघरे में है आम आदमी पार्टी की सरकार, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, पश्चिम बंगाल का सेक्युलरिज्म, और इसके साथ ही साथ बात होगी अदब के शहर लखनऊ की कि क्यों है आखिर अदब का शहर लखनऊ शर्मसार। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज किया। कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। समझौता ज्ञापनों का हुआ आदान प्रदान। आपसी संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। SC ST आरक्षण के तहत सब कैटेगरी बना सकते हैं राज्य सरकार। चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण का रास्ता साफ। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के CM के पूर्व पीए विभव कुमार पर की कड़ी टिप्पणियां। पूछा, क्या यह अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के गुंडे CM आवास पर काम करें? जमानत याचिका पर 7 अगस्त तक मांगा जवाब। PM के नेता रामलिंगम की हत्या के मामले में NIA की तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी। तंजावुर, त्रिची और मलयालथुरई में PFI से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी जारी। अदब के शहर लखनऊ में बदतमीजी की घिनौनी तस्वीर। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। DCP समेत 3 अधिकारियों को हटाया गया। इलाके के इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजी दल ने रचा इतिहास, दिया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन में साधा कांस्य पर निशाना। तो सबसे पहले खबर सुप्रीम कोर्ट से। कोटा के भीतर कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। अब SC ST के आरक्षण में बन सकेगी सब कैटेगरी। ये बड़ी खबर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अब SC ST के आरक्षण में सब कैटेगरीज बन सकेंगी। अब उप वर्गीकरण हो सकेगा। कोटा के भीतर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। और 2004 के संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का यह फैसला आया है। 6-1 के मुकाबले 6 जजों का यह फैसला है। पीठ ने कहा कि SC ST में उपवर्ग बन सकते हैं, यानी कि सब क्लासेस बन सकते हैं। 7 जजों की संविधान पीठ ने 1 के मुकाबले 6 के बहुमत से यह फैसला दिया है। राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बनाएं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और वो इस पर अब आरक्षण दे सकते हैं। इस आधार पर इन कैटेगरीज को आरक्षण का ज्यादा लाभ दिया जा सकता है।
और जिससे अब तक की जो वंचित तबके रहे हैं, जो जातियां रही हैं, उनको आरक्षण मिल सकेगा। 7 जजों की बेंच ने 2004 में ईवी चिन्नैया के मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अदालत का कहना था कि SC ST में उपवर्ग नहीं किए जा सकते और उसको एक वर्ग माना था। लेकिन अब 7 जजों की पीठ ने इस फैसले को पलट दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति को उपवर्गों में विभाजित करना अनुच्छेद 14, 15 और 341/2 का उल्लंघन नहीं है। ये 7 जजों की बेंच ने आज अपने फैसले में कहा है। SC ST समुदाय में हर जाति की मुश्किलें और पिछड़ापन अलग अलग है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का। आरक्षण का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचाना जरूरी है और आरक्षण का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि OBC की ही तरह SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू करें, ये अदालत का कहना है। तो अब SC ST के आरक्षण में बन सकेगी सब कैटेगरी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस खबर को कवर किया है। विकास, कैसे समझाएंगे इस मामले को, हमारे दर्शकों तक कैसे समझे, और ईवी चिन्नैया का क्या मामला था जिसको आज अदालत ने एक तरह से पलट दिया? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला जो 5 जजों का फैसला था उसमें ये कहा गया था कि जो SC ST वर्ग है वो एक होमोजेनस क्लास है, वो एक समान वर्ग है और इसलिए उसको आगे और विभाजित वर्गों में नहीं किया जा सकता। लेकिन अब 7 जजों की संविधान पीठ ने उस फैसले को पलटते हुए 6 जजों का ये निर्णय है कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में भी सब क्लासेस बनाए जा सकते हैं। यानी इस वर्ग में अगर कुछ जातियां ऐसी हैं जो अत्यंत पिछड़ी हैं और जिन्हें अब तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचा है, तो उनको अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है उसी SC ST वर्ग के आरक्षण के प्रावधानों के तहत। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके लिए राज्य सरकारों को उचित आंकड़े देने होंगे, यानी कि प्रॉपर स्टडी करनी होगी ये सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण के बावजूद अब तक उसका फायदा नहीं ले सकी हैं और कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का फायदा मिल चुका है। तो इसी आधार पर कुछ वर्गों को ज्यादा आरक्षण दिया जाए, उसी श्रेणी में ये एक बड़ा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा निखिल, ये तो इस फैसले से जुड़ी बातें थी, लेकिन 4 जजों ने, इस 7 में से 4 जजों ने ये भी टिप्पणियां की हैं कि अब वक्त आ गया है कि SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू किया जाए। तभी ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जिन लोगों को इसका फायदा मिल चुका है और जो अच्छी नौकरियों में, अच्छे स्थानों पर उस लाभ से पहुंच चुके हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा ना मिले और उन लोगों को मिले जो गांव और पिछड़े इलाकों में रहते हैं और अब तक आरक्षण का फायदा नहीं ले पाए हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हालांकि जजमेंट जो था आज का वो स्पष्ट रूप से केवल इसी विषय पर है कि SC ST के भीतर भी सब कैटेगरीज उपवर्ग बनाए जा सकते हैं और 6 जजों ने इस पर अपनी राय दी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने हालांकि ये कहा कि ये जो निर्णय होता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये लिस्ट जारी होती है SC ST कम्युनिटी में कौन सी जातियां होंगी और ये संसद का एक तरीके से एक अधिकार है, तो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या उसमें प्राथमिकता देने का काम राज्यों को नहीं दिया जा सकता। राज्यों के पास वो शक्ति नहीं है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस आधार पर अपनी आपत्ति जताई और बहुमत की राय से अलग फैसला दिया है। लेकिन 6 जजों ने यह माना है कि सब कैटेगरी बनाई जा सकती है उचित प्राथमिकता देने के लिए अत्यंत पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों। जी, तो ये समझा जाए कि जो जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर की बात थी, उसी तरह से SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर की बात होगी और खासतौर पर इसमें वो लोग, वो वर्ग जो अब तक वंचित रहे हैं कहीं ना कहीं आरक्षण से, उनको लाभ मिल सकेगा इस फैसले के बाद, ऐसा समझा जाए इसको? देखिए, ये इस फैसले से उनको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि जो उनके पास मैटर आया था, जो उनके पास क्वेश्चंस पहुंचे थे, वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जब इस मसले पर कोर्ट ने एक फैसला दिया और अपनी राय रखी, तो जजों की 4 जजों की ये टिप्पणी है जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर किसी परिवार की बात करें, अगर किसी परिवार ने आरक्षण के फायदे से अच्छी नौकरियां पाई, वो उच्च पदों पर रहे, तो उनकी जो दूसरी पीढ़ी है वही उस फायदे को दोबारा ना ले। ये एक तरीके के सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है इन 4 जजों ने। लेकिन ये नियम या इस जजमेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में इन टिप्पणियों के चलते एक नई बहस शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि
हो सकता है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी आए और ये कहा जाए कि या तो सरकार इसको लेकर के कोई कार्रवाई करे या सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में आगे किसी तरह कोई नई एक सुनवाई शुरू करे। ये अभी जो है ये सैद्धांतिक रूप से इस विषय पर जजों ने अपनी राय रखी है, लेकिन जो मुख्य फैसला है वो सीधे सीधे SC ST जो वर्ग है उसमें कुछ जाति विशेष जो हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर के लेने से जुड़ा हुआ है। और ये एक्सरसाइज राज्यों के ऊपर है कि वो किन जातियों को मानते हैं कि वो उनके इलाके में अत्यंत पिछड़ी हैं और उसको लेकर के उनके पास क्या आंकड़े हैं, क्या स्टडी है, उसके आधार पर वो उन खास जातियों को कोटा के भीतर कोटा दे सकते हैं। यानी कि अब राज्य सरकारों को इस पर आगे कार्रवाई करनी है। एक बात और समझना चाहेंगे, ईवी चिन्नैया का क्या मामला था? 2004 में जो जजमेंट आया था वो क्या कहता था, जिसमें अब परिवर्तन किया है 2024 में आज के फैसले में? जी निखिल, उसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह कहा था कि जो SC ST वर्ग को हम जब रिजर्वेशन देते हैं तो हम उसको एक होमोजेनस यानी एक ऐसा समूह मानते हैं जिसको आगे फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसा ये जो 5 जजों की पीठ का फैसला था वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आरक्षण का फायदा ये एक तथ्य है कि आप देखें चाहे वो OBC कैटेगरी में हो या SC ST कैटेगरी में हो, राज्यवार आपको मिलेगा कि कुछ जातियों को उसका फायदा ज्यादा मिला है। वो आप ये कह सकते हैं कि इस अधिकार को लेकर ज्यादा सजग थी तो उनको ज्यादा फायदा मिल गया, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके पास न सूचना है न जानकारी है और वो अब तक मुख्य धारा से कटे हुए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक होमोजेनस हम इसको समूह नहीं मान सकते, एक हेट्रोजेनस समूह है जिसमें सब लोग एक बराबर नहीं है। तो इस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में भी सब एक समान नहीं है। कुछ जातियां अत्यंत पिछड़ी हो सकती हैं, कुछ जातियां ऐसी हो सकती हैं जिनको कुछ क्षेत्र विशेष में लाभ मिल चुका है इस आरक्षण का। तो ये पहचान राज्य सरकार अब पूरे अध्ययन के बाद कर सकती है और इसके आधार पर आरक्षण में उनको ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है ऐसे वर्गों को, ऐसी जातियों को जो अब तक अनरिप्रेजेंटेड रहे हैं। जी निश्चित तौर पर, तो जो अब तक अनरिप्रेजेंटेड रही हैं जैसे आप कह रहे हैं और जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनके लिए ज़रूर एक आशा की किरण है ये फैसला। और आपने कहा कि जैसे अभी इसमें और डिबेट होंगी, आपने ये भी उम्मीद जताई कि अभी इसमें और याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में आएगी, तो आने वाले वक्त में ये जो बहस है वो शायद और लंबी हो और तेज़ हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। तो निश्चित तौर पर यह बहस आगे और लंबी होनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कोटा के भीतर कोटा को मंजूरी दी है और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी को, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति को बदलने के लिए लेकर आए थे और फ्री बी के कल्चर पर, लेकिन अदालत ने सवाल उठाए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिन जगह अलग टेस्ट। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली की। और दिल्ली में इस समय घमासान मचा हुआ है और ख़ास तौर पर जब हम बारिश और जलजमाव की बात करते हैं और उससे पहले जब हम बात करेंगे ओल्ड राजेंद्र नगर की, तो तमाम सारी खबरें आपके जेहन में आएंगी। और आम आदमी पार्टी को लेकर के, जिसकी सरकार पिछले बीते 10 वर्षों से दिल्ली में बनी हुई है, उसको लेकर के एक विमर्श गढ़ा गया था कि वो राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, लेकिन आप तो ऐसे नहीं थे, ये कहा जा रहा है। फ्री बी कल्चर पर अब अदालत ने भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली में हाल की बारिश में आपदा की बाढ़ कुदरती है या इंतजामिया की लापरवाही, इस पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। पिछले एक पखवाड़े में कहीं करंट के कारण तो कहीं कोचिंग के
में डूबने से। आईएएस बनने के ख्वाब लिए दूर दराज के बच्चे दिल्ली की तंग गलियों में अपने सपनों को सजोने के लिए आते हैं, मकानों के बेसमेंट में, लेकिन वो यहां आकर जीने के लिए मजबूर हैं। एक हल्की बारिश उन्हें मौत के मुंह में धकेल रही है। और ये आपने पिछले 15 दिनों में इस तरह के नज़ारे देखे हैं। पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की जनसंख्या 3.3 करोड़ पहुंच गई है, जबकि यहां 6 से 7 लाख लोगों के लिए प्लान किया गया है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से ये बिना इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के इतने लोगों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूछा है। सरकार को फ्री बी कल्चर पर दोबारा सोचना होगा, ये अदालत ने एक सख्त टिप्पणी की है कि फ्री बी कल्चर के बजाय अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। सबकी सुरक्षित जिंदगी के लिए प्लानिंग यानी प्लान बनाए, प्लान जरूरी है। कोर्ट ने एमसीडी के हालात को गंभीर बताया है, उस पर भी सख्त टिप्पणियां की हैं और कहा है कि काम बताने पर वे 5 करोड़ से ज्यादा के काम के लिए स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा का काम होगा तो स्टैंडिंग कमेटी से इसके लिए मंजूरी ली जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई है इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे सिस्टम पर नाराजगी और कहा है कि अगर सिविक बॉडी खुद दिवालिया है तो अपने कर्मचारियों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए पैसा कहां से आएगा। अगर खुद दिवालिया है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आएगा, यह जरूर सोचने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के बजट में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है। 200 करोड़, एक ट्यूबवेल लगाने पर भी लाखों का विज्ञापन दिया जा रहा है। दिल्ली राज्य की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, जहां मंत्रियों को सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने का दम्भ है। दरअसल वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स वसूली दिल्ली से होती है और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय यहां पर है। उसी दिल्ली में आधारभूत सुविधा में नाले की सफाई तक नहीं है और जिस तरह से बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान गई, उसका गवाह पूरा देश है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है और जेल से सरकार का संचालन हो रहा है, जेल से सरकार चलाई जा रही है। यह पहली नजीर है पूरे देश भर में। और अब मंत्री पर टोपी ट्रांसफर का आरोप लगा है कि वो आरोपों की राजनीति जिस तरह से पहले से खेलते रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर यह बड़ा आरोप रहा है कि कोई भी मामला आता है तो दूसरों के ऊपर टोपी ट्रांसफर कर देते हैं। वहीं अव्यवस्था होने पर एलजी और दूसरे अधिकारियों पर आरोप लगाया जाता है। आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को शर्मसार करने वाली होंगी। आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख आया है। कोर्ट ने कहा जब विभव सीएम के निजी सचिव नहीं है, फिर सीएम आवास पर वो क्यों थे। अदालत ने कहा कि क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है। अदालत ने यह भी कहा कि सीएम आवास निजी संपत्ति नहीं है और वहां पर ऐसे व्यक्ति कैसे मौजूद रह सकते हैं। केजरीवाल के अहंकार में निजी सचिव का दुर्व्यवहार अशोभनीय है, अदालत की यह टिप्पणी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्वाति मालीवाल पर मनगढ़ंत कहानी का आरोप शर्मनाक है। तो कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे हैं, चाहे वो जो 3 बच्चों की मौत हुई है आईएएस एस्पिरेंट्स की, उसकी, और चाहे फिर स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की बात रही हुई है। आतिशी जो दिल्ली के मंत्री हैं वो क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले में, आइए सबसे पहले उनको सुनते हैं। कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ कह रही है वो। हमें उम्मीद थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद और ये इतनी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री देश भर में होने के बाद केंद्र सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेकर आएगी। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की है। जल बोर्ड, फायर सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, ये तीनों विभाग आतिशी के हैं।
अच्छा होता इस रेगुलेशन एक्ट की घोषणा जिसे हम छलावा कह रहे हैं, इसको करने की बजाय वो जिम्मेदारी लेते कि हाँ हमारे विधायक की गलती है, जिसको ये भरा हुआ पानी का सीन दिखाया गया, उसके बावजूद भी वो हंसता रहा, उसने काम नहीं कराया। हमारे पार्षद की गलती है जिसने अतिक्रमण होने दिया, हमारे फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की गलती है जिसने बिना जांच किए एनओसी दिया, और ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इस्तीफा देती हूँ। दिल्ली सांसद और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जगह बना दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। इस पूरे देश में दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव कौशिक जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक कहे जा रहे हैं, उनकी तरफ की बातें रखते हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें, अदालत की टिप्पणियां, दो मामले, कल जो हाईकोर्ट में मामला रहा उसमें भी साफ तौर पर कहा कि फ्री बी से अब काम चलने वाला नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो खर्चे हैं, जो प्लानिंग है, उसको समझने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आज स्वाति मालीवाल के मामले में तो बेहद तल्ख टिप्पणियां अदालत ने की है। किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, अगर मैं आपकी रिपोर्ट की चर्चा से शुरू करूं तो ये सीधे सीधे मामला जो है, ये शॉर्टकट की सियासत, शॉर्ट सर्किट हो गया है। जो हम लोग कई बार अपने डिस्कशन में बात करते रहते थे कि ये शॉर्टकट की सियासत एक दिन शॉर्ट सर्किट जरूर होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट होने लगा है। और इसी पे दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली एक शहर के साथ साथ ये एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, आप ये देखिए कि 3.5 करोड़ की आबादी में अगर ये आबादी का ये राज्य है, और उस राज्य में जो कोर्ट ने बताया और इस बात को इंडिकेट किया कि महज 6 से 7 लाख लोगों के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त है। मतलब आपके किसी के लोगों की जान की गारंटी जो है ये शहर नहीं देता। तो जो सरकार में आए थे 10 साल पहले कि राजनीति बदलने के लिए, उनकी दिल्ली में देखिए कि एक हल्की बारिश में अगर बेसमेंट में 3 आईएएस बनने के लिए जो सपने देखने वाले परिवार है और उनके बच्चे हैं, वो डूब जाते हैं। कल की बारिश में आप देखिए मयूर विहार में एक नाले, ये सीवर लाइन होल खुला हुआ था, उसमें डूब के मर गया एक बच्चे, एक परिवार के लोग, कुछ लोग। तो अब सवाल ये है कि क्या ये दिल्ली है? क्या ये देश की राजधानी है? इस देश की राजधानी की ये व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को लेके आप पूरे दिल्ली के किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, अरविंद केजरीवाल का एक स्लोगन होता है, दिल्ली मॉडल, फ्री फ्री फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सारी चीज फ्री, दवाइयाँ फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, क्या क्या वो मॉडल दिखा के लोगों को पूरी तरह से एक तरह से गुमराह करते हैं। और मैं आपके उन्हीं के दूसरा स्टेट का एक हवाला देता हूं, कल की ही खबर है, ट्रिब्यून में छपी हुई खबर है। गुरदासपुर बॉर्डर इलाका है, जहां पे आप ये देख लीजिए कि वहां 90 प्राइमरी स्कूल में, बॉर्डर इलाके में 37 में कोई शिक्षक नहीं है, और कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक आध शिक्षक है। और ये सरकार एडवर्टीजमेंट, एक कोई रंगला पंजाब का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, यहां दिन रात आप टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि आप ये सीधे सीधे लोगों को जो गुमराह करते हैं ना, मेरा लास्ट चीज जोड़ देता हूं कि जिन बात विनोद जी, आपको रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि यहां से सीधे लाइव चलेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक वक्तव्य दे रहे हैं अयोध्या के ऊपर। सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने अपने बातों को यहां पे रखा,
माननीय सदन में हमारे दलीय नेताओं ने अपनी बातों को यहां पे रखा। मैं उन सब के प्रति आभारी हूं, माननीय सदन का भी आभारी हूं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही हैं। हमने खन्ना जी को अधिकृत भी किया है इसके लिए कि भाई देखो खन्ना जी, आप वित्त मंत्री हैं और सदस्यों की बात को वित्तीय ढंग से थोड़ा सोच करके उसको आगे बढ़ा दीजिए, और मुझे लगता है कि होगा, अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें चिंता इस बात की होती है कि सदस्यों के बारे में परसेप्शन गलत न जाए बाहर। मुझे लगता है कि इस चीज की भी हमें चिंता होती है। सत्ता पक्ष के विधायक अपने प्रस्ताव समय पे देते हैं तो उन्हें त्वरित आर्थिक विकास से पैसा मिला, और मुझे लगता है विपक्ष के सदस्यों को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों को इसकी फुर्सत नहीं होती कि विकास करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्षेत्र के विकास के बजाय स्वयं के विकास में ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए वो ज्यादा प्रस्ताव दे नहीं पाते। तो उसमें हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं, हम उसमें प्रस्ताव आते हैं तो उन प्रस्तावों पे हम विचार करते हैं, ऐसा नहीं विचार न करते हैं। लेकिन एक साम्यता सांसद और विधायक के बीच में भी होना चाहिए। दूसरा, विधायकगण जहां पे जिन कार्यों के लिए करते हैं, देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम हो रहा है, निवेश का जो भी काम हो रहा है, यह कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में ही हो रहा है, किसी जनपद में ही हो रहा है, और उसके बेहतरीन परिणाम आने चाहिए। हमारा तो प्रयास होना चाहिए कि होता है कि सभी 75 जनपदों में समान रूप से कार्य हो। जैसे बिजली सबको दे दी गई, आज कोई भेदभाव तो नहीं है। आपके जितने भी सिंचाई की योजनाएं आई, वो सभी जगह पहुंच रही है, सब जगह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि 86% भूमि हमारे पास सिंचित है। लेकिन इस दिशा में एक प्रयास, और सरकार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। इस सरकार के द्वारा जो भी प्रयास है, जो चीजें हमारे सामने आई हैं, उस दिशा में आगे बढ़ा रहे थे। एक कांग्रेस के हमारी सम्मानित नेता ने, तो अब देख रहे थे लखनऊ में विधानसभा से सीधा प्रसारण, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त जो बजट की अनुपूरक मांगे थी उस पर वो जवाब दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने अयोध्या में जो फिलहाल जो एक नृशंस घटना जिसको कहना चाहिए, एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, उस पर भी उन्होंने बात कही, अपना पक्ष रखा। और फिलहाल इस जो हमारी डिबेट है इसको आगे बढ़ाएं, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस इस डिबेट में जुड़ेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, ऐसा फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब धान चाहिए स्वस्थ और ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? लो जापानी इज़ुकी, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इज़ुकी। इज़ुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कंजर्वेशन विद द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच रही है। हमने जो है पर्यटन दीदी इस कॉन्सेप्ट पे काम करना प्रारंभ किया है। ऐसे ग्लोबल साउथ देशों या साउथ देशों में इस तरह की क्षमता का संवर्धन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने $10 लाख यूनेस्को को ग्रांट के रूप में देने की घोषणा उसमें की।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सियासत और अदालत की टिप्पणियों पर। हमारे साथ इस चर्चा में संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक समझे आते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम कभी तो जिम्मेदारी ले आम आदमी पार्टी की सरकार, या सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाना, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि टोपी ट्रांसफर करके निकल जाना, ये कब तक चलेगी इस तरह की सियासत? अब तो अदालत ने इतनी सख्त टिप्पणियां की हैं, 2 मामले आपके सामने हैं। देखिए, अदालत का सर्वाधिकार सुरक्षित है, जिस तरह की टिप्पणियां करना चाहे वो करे। रही बात जहां तक कि फ्री बीच की बात हो रही है कि इस पे लगाम लगाने की ज़रूरत है और सारे एनर्जी इधर झोंक दिए जाने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सियासत है, राजनीति है, और राजनीति में जो भी, चाहे वो स्टेट की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, अपने तरीके से अपने जनता के लिए काम करने का उन्हें पूरा अधिकार है। और ये कहीं से गैर कानूनी है तो कोर्ट इस पे लगाम लगा दे, सरकार एक कानून बना दे कि इस तरह की बातें नहीं हो। सवाल ये है कि यदि कोई बिजली दे, कोई पानी दे तो वो गलत है, और कोई लाडली बहना और लाडली भैया कर दे तो वो गलत नहीं है। तो ये देश की जनता समझ रही है, इसके तह में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के साथ आखिर शुरुआती दौर से ही ये सौतेला रवैया क्यों अपनाया गया? पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पताका फहराया, और जब वो फहरा के आते हैं दिल्ली में तो टाटा फिश हो जाते हैं। ये एक दंश उनको हमेशा से सालता रहता है। तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा हो गए दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। लंबे वक्त तक, कई सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद में दिल्ली सरकार को एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक व्यवस्था मिली थी कि चुने हुए सरकार के अधीन यदि उनके प्रशासनिक अधिकारी नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे उनको अपने कामों को संपादित कराने में कठिनाइयां होंगी, इसलिए इनको इनके अधीन रहना चाहिए। सरकार ने क्या किया? सारे अधिकार को छीन लिया, एक अध्यादेश लाई, पलट दी, बात कहानी खत्म कर दिया। ये पूछा जा रहा है कि करने क्यों नहीं? ठीक है, जो आपने कहा ये फिर वही वाली बात हुई कि तमाम काम को ना करने के बहाने हैं। देखिए, ये तमाम बार पूछा जा रहा है कि इन सारे मुद्दों पर क्या कुछ किया गया? जब विभव कुमार की बात आती है, विभव कुमार को रखने, निकालने, हटाने, उनको प्रश्रय देने में क्या किसी अदालत से पूछने की जरूरत थी या केंद्र सरकार से पूछने की जरूरत थी? क्या एमसीडी को नालों की सफाई कराने के लिए कोई रोक रहा है? ये सारे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपसे। देखिए, निश्चित तौर पे ये पूछे जाएंगे, और चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ राज्य में भी है और एमसीडी में भी है, तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी तो बनती है, वो भागेंगे नहीं इससे। लेकिन जब आप उनसे ये पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, तहखाने में या नीचे कैसे लाइब्रेरी चल रहा था जहाँ पे पानी पहुँच गया और इस तरह से बच्चे हताहत हो गए, तो निश्चित तौर पर उनको भी ये बात कहना पड़ेगा कि भाई साहब, ये आज की व्यवस्था नहीं बनी हुई है, 1 सालों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बनी है। इससे पहले वो बिल्डिंग बनाई, इससे पहले उसको अधिकार दिया गया, अथॉरिटी मिली उसको, उसके बाद में उसने संचालित करना शुरू कर दिया। आज के वक्त में 75 से ज़्यादा इस तरह के इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की गई, 150 से ज़्यादा को नोटिस दी गई है, कई ऐसे सील कर दिए गए हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यदि सांप गुजर जाए रास्ते से काट के तो आप उस लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं है। एक नजीर पेश होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए, और ये बगैर केंद्र के सहयोग के नहीं होगा। आप कहते हैं कि इस्तीफा दे दें, ठीक है, यदि इस्तीफा दे देना यदि सोल्यूशन हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कब भारतीय जनता पार्टी, यदि हम उठा के उदाहरण यदि बताना यहाँ शुरू कर दे, मुझे लगता है कि समय उचित नहीं है, कब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की घटनाओं पर मुख्यमंत्री, विधायक या कोई सांसद ने इस्तीफा दे दिया हो? पता है कोई? ठीक है, डॉक्टर अनिल गुप्ता ये कह रहे हैं कि दरअसल जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, और सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है, एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, और ये साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मुझे कई बार अचंभा होता है जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और समर्थक दिल्ली सेवा बिल पे चर्चा करते हैं। आपको जानकारी दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है, तो कानून बना। उसके तहत एक कमेटी है, 3 मेंबर की कमेटी है, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होम उसके सदस्य होते हैं। ये कमेटी जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, वो फैसले करती है कि किस अधिकारी पे क्या कार्रवाई होनी है, किस ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल सितंबर से इस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, तब तो मुख्यमंत्री जेल में भी नहीं थे। तो कितनी संवेदनशील ये सरकार है। आज सिविक कम्युनिटीज का टोटल फेलियर हो गया है, फाइनेंशियल लिबरलिटी, नो गवर्नेंस, कोई जिम्मेवारी नहीं है। मुख्यमंत्री मार्च में जेल में जाते हैं, सितंबर के बाद तक कई बार अधिकारियों ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, एक मीटिंग नहीं करी, सेवा बिल के बाद सिर्फ 2 मीटिंगें करी। आपके पास पावर है, मुख्यमंत्री के पास पावर है क्योंकि चेयरमैन है वो कह सकता है ये अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पर जब मुख्यमंत्री कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं और बार बार ये सेवा बिल का हवाला देते हैं,
मैं थोड़ी जानकारी आपको देता हूं किस तरीके से सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है। दिल्ली में 28,508 किलोमीटर सड़कें हैं, 3,750 किलोमीटर ड्रेन है टोटल, और 8100 किलोमीटर दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन है। पहले ये कहते थे कि एमसीडी हमें दे दो, हम पूरी दिल्ली का कायाकल्प कर देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। इस साल पूरा ड्रेनेज सिस्टम, पूरा जो जल बोर्ड का सीवर सिस्टम है, सारा कोलैप्स हुआ। इन्होंने डिसिल्टिंग नहीं करी। 78,000 करोड़ के करीब का दिल्ली सरकार का बजट है, 18,000 करोड़ का एमसीडी का बजट है। कहां गया वो पैसा? आपके पास फुल पेज ऐड देने के लिए पैसा है। दिल्ली की पॉपुलेशन रोजाना बढ़ रही है। दिल्ली में आज करीब 3.3 करोड़ की पॉपुलेशन है। जो पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का, उसको भी मेंटेन करने में दिल्ली सरकार और एमसीडी फेल हुई है। नई की तो बात क्या करें, नई जरूरत होती है। आज केंद्र सरकार दिल्ली में नए प्रोजेक्ट ला रही है, दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें दे रही है, देहरादून एक्सप्रेसवे बना रही है, मेरठ एक्सप्रेसवे बना रही है, द्वारका एक्सप्रेसवे बना रही है, क्या क्या काम कर रही है। पर आपके पास फाइनेंशियल पावर होने के बावजूद भी, इतना बड़ा ढांचा होने के बाद भी, आप जो पुराना ढर्रे पे बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं कर पाए। आज भी दुखद बात है, आज भी संघ विहार में एक रिक्शा चालक भाई की इलेक्ट्रिक करंट से डेथ हुई। ये बेसिक चीज है। सड़कों पे बिजली का करंट ना फैले, कौन देखेगा इसको? ठीक है। डीसिल्टिंग राजेंद्र नगर, एक मिनट मेरी बात, राजेंद्र नगर में डीसिल्टिंग हो जाए, दुर्गेश पाठक को वहां के स्थानीय लोग गुहार करा रहे हैं। जो बेसिक एक जरूरत है हवा की, हवा इन्होंने दूषित कर दी, यमुना इन्होंने दूषित कर दी, नाले ये साफ नहीं कर सकते, पैसे की बंदर माट है। तो इनके जो मंत्री हैं तनख्वाह लेने और राजमहल में रहने के लिए तो हैं, क्या ये दिल्ली को बेसिक सुविधा नहीं देते? और ये बात कर रहे हैं कि भाजपा को, दिल्ली की जनता ने तीसरी बार लोकसभा में 7 सीटें दी हैं और हमारे सांसद गली गली में, मोहल्ले में खड़े होकर काम करते हैं। पर ये जो भी चक्कर में आपको जो सत्ता मिली है, आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। जी ठीक है। संजीव कौशिक जी, क्या कुछ जवाब है आप इनके पास? और साथ में ये भी जोड़िएगा जो आप रिप्लाई करेंगे कि जिस तरह की टिप्पणियां आज विभव कुमार पर अदालत ने की है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि बात के क्रम में भाई साहब ने ये बात बताया कि दिल्ली के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या है वो, किस लिए दिल्ली की जनता ने चुना है? वो शोभा की मूर्ति है, कुछ उनका भी काम बनता है कि नहीं बनता है? दिल्ली में फिर टोपी ट्रांसफर, देखिए यही बात तो कही जा रही है। वही बात तो मैं पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हैं? सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सिविक बॉडी में आप हैं, सरकार में आप हैं। लेने की बात है, जब वो डंके की चोट में ये बात कहते हैं, वो क्या करेंगे? द्वारका एक्सप्रेसवे कौन बनवा रहा है? आप चाहते हैं जिसके जो काम है वो देखिए पूरा वर्गीकरण है, कहीं कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं है, चीजें बटी हुई हैं बिल्कुल। दिल्ली बसें कौन दे रहा है? दिल्ली के हमारे सांसद 15 साल सांसद वाटर लॉगिंग में खड़े हुए वहां पर क्लीन करा रहे हैं, आप टोपी पे ट्रांसफर कर रहे हैं। 15 सालों में दिल्ली के लाल किला से 6 मीटर ऊंची इन लोगों ने कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। क्या करे दिल्ली सरकार? एमसीडी क्या करे? छड़ी घुमा दे और एक दिन में उसको गायब कर दे? वक्त लगता है, जो सिस्टम चलिए जहां वक्त लगता है उसकी तो बात आप टोपी, ठीक है गुप्ता जी 1 मिनट। गुंडों को मुख्यमंत्री आवास में बना दे रखी है। ठीक है गुप्ता जी 1 मिनट। गुप्ता जी 1 मिनट। एक सवाल भरोसा नहीं कर रही है। आने वाले दिनों में भी ये देखिए, इस पे मत आइए कौन भरोसा कर रहा है। 7 सांसद उन्होंने जीते हैं, 60 से ऊपर विधायक आपने जीते हैं, तो अपने अपने बारे में दिल्ली की सरकार ने भरोसा किया है। विनोद जी कह रहे हैं कि और कम से कम इस बार तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि फ्री बी पर फोकस थोड़ा कम करिए। एनीवेज, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की आज टिप्पणियां रही हैं उसमें तो कहीं कोई बाधा नहीं थी विभव कुमार को लेकर के? शर्मसार है क्या आज आम आदमी पार्टी इस पर कम से कम पुनर्विचार करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी स्टेटमेंट पे हम टिप्पणी करने के लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उस बारे में कुछ बात ना करें। हाँ। हम सब जानते हैं कि जो टेक्निकल चीजें हैं वो आज भी सवाल अनुत्तरित है और वो मुंह बाय अभी भी खड़ी है। जैसे टेक्निकल चीजें, जैसे आखिर अभी भी जब इस तरह की घटना हुई तो 3 दिन तक उन्होंने चुप्पी क्यों साथ रखा? अच्छा, जब वो गई तो FIR दर्ज क्यों नहीं कराया उन्होंने? जब वो आई तो उसके बाद में किस तरह से भाषा उनकी बदली हुई है? आज भी, ठीक है, आज भी इस मामले में वो देखा कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती हुई दिखाई दे रही है। राजेंद्र नगर मामले में भी वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं लग रहा है कि वो अपनी सरकार से आर्गुमेंट कर रही है। आपको ये लग रहा है कि इतना सब करने के बाद वो आपके साथ खड़ी दिखें? कम से कम इतनी तो उम्मीद ना ही करिए। मैं विनोद जी को यहां पर जोड़ना चाहूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अदालत ने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि उनको जो आपके पार्टी के जो वकील खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि चोटें बहुत कम है, बहुत गंभीर किस्म की नहीं है। उन्होंने कहा यह शर्मसार करने वाला है कि मुख्यमंत्री के बंगले में विभव कुमार एक महिला को पीट रहे हैं।
विनोद जी, देखिए मैं पाठक जी का भी सुन रहा था और बीजेपी प्रवक्ता का भी मैं सुन रहा था कि ये दोनों तो अपने अपने तर्क में जो भी बातें कह रहे हो, आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्याख्या को इस तरह से व्याख्या ना करें पाठक जी। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात दलील अभिषेक मनु सिंह भी दे रहे थे वैभव कुमार के बदले में, वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये 100 नंबर के डायल से वहां पे किया गया सीएम के आवास से, तो क्या ये कहानी मनगढ़ंत थी जो आप भी बताने की कोशिश कर रहे हैं? 3 दिन के बाद क्या हुआ? अरे एफआईआर कब हुई? इससे पहला ये है कि सीएम आवास से निकलते हुए ही सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कॉल की थी। कॉल करने के बाद वो थाना पहुंची। ये उनका एक मानसिक उस समय की स्थिति रही होगी, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद स्वाति मालीवाल जो बात कह रही है वो कहानी बना रही है। उनकी जो जांच हुई उसके बाद एफआईआर करने के बाद जो जांच हुई, स्पेशल रिपोर्ट देख लीजिए, उनकी ये चोटें आई है, गर्दन में चोटें आई है। इसलिए पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने आपसे, क्या सीएम का आवास है, कोई आपका निजी घर नहीं है। सीएम का आवास गुंडों के लिए नहीं है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। यह शर्म करने की बात है कि आपने व्यवस्था करते करते आपने क्या बना दिया। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे और गुप्ता जी भी जोड़ रहे थे, एक सीएम जेल में है और आम आदमी पार्टी कह रही है, बार बार डंके की चोट पे कह रही है कि हम जेल से शासन चला के दिखा देंगे। यही शासन है? मासूम बच्चे डूब के मर जाते हैं बेसमेंट में, यही शासन है? इतने भारत में आप ये देखिए, गाजीपुर का एक बच्चा, तेलंगाना का बच्चा, कहां का, केरल का एक बच्चा जो सपने लेके दिल्ली आया है आईएएस बनने के लिए, उनके सपनों को आप रौंद रहे हैं और आप परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। आप ये राजनीति कर रहे हैं इसलिए कि आपको एक लगता है कि जैसे आज अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये कुछ लोग यहां सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट अपने को बना लिए हैं। ठीक है, कि उनके बारे में निखिल मैं पूरी बात कर दूं कि उनको लगता है कि हम प्रिविलेज हैं, ये जनता ने हमको जो ये बना दिया है। आज आप देखिए ना राहुल गांधी के बारे में क्या हो रहा है। एक बार उनको संसद में कोई पूछ दिया अनुराग ठाकुर ने कि अपना जात बता दो, तो आप ये पूरे देश में देखिए किस तरह के कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन पे प्रदर्शन, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ में प्रिविलेज नोटिस लेके आ गए। ये क्या सियासत है यार इस देश की? आप सिर्फ पूछते रहिए। अरविंद केजरीवाल सारे देश के हर नेता पे एक तरह से ये बना दें कि सब बेईमान है, भ्रष्ट है, निकम्मा है, और उनको पूछ दे तो ये टोपी ट्रांसफर करेंगे, एलजी कहेंगे, होम मिनिस्ट्री कहेंगे। ये सारे लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि परसेप्शन की सियासत से ही देश का मिजाज चलता है और इलेक्शन जीती जाती है। ये इसी मिजाज में इन बच्चों के साथ में इस बिल्कुल ठीक बात है। ये परसेप्शन की सियासत जो है, ये वही शॉर्टकट की सियासत आज शॉर्ट सर्किट हो रही है, ये समझने की जरूरत। ठीक है विनोद जी, समय हमारे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि संजीव जी और अनिल जी अपनी अपनी बात थोड़े मैं चाहूंगा अगर 30-30 सेकंड में कह सके। संजीव जी पहले आप। देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिन लोगों को लगता हो कि 3 बच्चों की मौत हो गई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं कर रही है और अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, तो उनको सिर्फ आईना दिखाने के लिए मैं ये कहूंगा कि मोरबी में एक पुल गिरने से 141 लोगों की मौत हो गई थी। चूस शब्द किसी ने नहीं बोला था, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था, और वो मानवीय भूल नहीं थी। एक घड़ी बनाने वाले कंपनी को दे दिया गया था ठेका, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, किसी ने कुछ नहीं बोला था, हमने देखा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर मजबूत होनी चाहिए। जो हुआ है गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, भविष्य में नहीं हो, इसके लिए काम करने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं करें। ठीक है, इससे पहले कि डॉक्टर अनिल गुप्ता के पास जाए, जो मेरे विचार है मेरे जहन में कि कम से कम गलतियों की सुधार तभी होगी जब आप उसकी जिम्मेदारी ओन करेंगे और कहेंगे हाँ गलती हुई। क्योंकि इसके पहले देखिए उन्होंने भी गलती कर दी, सिर्फ मेरी गलती नहीं, मोहल्ले के सारे बच्चों की गलती है। मेरे बच्चे ने गलती नहीं की है, तब कभी आप अपने बच्चे को सुधार नहीं सकते। डॉक्टर अनिल गुप्ता, बहुत संक्षेप में अपना बात रखें। देखिए, ये बार बार सांसदों की बात करते हैं। आपको राजेंद्र नगर की घटना में बताऊं, जैसे ही घटना के बारे में पता लगा, हमारी सांसद बांसुरी स्वराज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तुरंत वहां पर पहुंचे। कोई भी मुद्दा हो, ये मुनक नहर की ब्रिज का मामला, हमारे सांसद योगेंद्र चरणपुर पहुंचे। 3 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के कहीं दिल्ली में नजर आते हैं क्या? वो उनका भी बजट है, पर आपको टोपी बनानी। आपने मोरबी की बात करी, पूरी कार्रवाई हुई है। देश में 0 टॉलरेंस की सरकार है केंद्र की, किसी भी घटना को, किसी भी भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेगी। पर आपने नालों की डिसिल्टिंग की बात करते हैं। आपकी मेयर 18 जून को कहती है 98% डिसिल्टिंग हो गई है, मानसून को एंजॉय करो। आपके मंत्री कहते हैं डिसिल्टिंग नहीं है। अंत में अगर डिसिल्टिंग की है तो सिल्ट गई कहां?
या तो ठेकेदारों की जेब में गई, आपकी जेब में गई, उसका पैसा कहाँ गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता आपका, संजीव कौशिक आपका और विनोद मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बात पर जरूर मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि कम से कम जब कोई मुद्दा आता है तो उस पर सियासत करने के बजाय उसका हल खोजने की बड़ी जिम्मेदारी है। टोपी ट्रांसफर करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल का सेक्युलरिज्म, आखिर क्या है ये सियासत। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अजब सेक्युलरिज्म की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम का बहिष्कार किया हुआ है और बहिष्कार करने की वजह जो है वो जानकर आपको भी ताजुब होगा। बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम से माफी की मांग की है, उनसे उनका बहिष्कार किया हुआ है और बहिष्कार की वजह यह है कि उन्होंने एक इस तरह का बयान दिया है। बीजेपी ने विधानसभा में तब तक हकीम के बहिष्कार का फैसला लिया है जब तक वो माफी नहीं मांगते और अपना बयान वापस नहीं ले लेते। उनका बयान क्या है? पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम में हकीम ने बयान दिया था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वे दुर्भाग्य के साथ पैदा हुए हैं। अगर हम उन्हें इस्लाम में लाते हैं तो अल्लाह को ये पसंद आएगा। ये फिरहाद हकीम ने बयान दिया था, लेकिन हकीम को लेकर सेक्युलरिज्म में कहीं खतरा नहीं दिखता है। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया है, हकीम से माफी की मांग की है। हालांकि हकीम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म से उन्हें इतनी नफरत क्यों है, इस पर वो चुप है। सवाल यह है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, क्या सिर्फ चुनावी नारा है? बंगाल में शरिया कानून के तहत एक महिला की पिटाई को भी जायज ठहराया गया, लेकिन गठबंधन ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। मोहब्बत की दुकान से विरोध का एक भी स्वर नहीं निकला, एक भी शब्द नहीं आया। जाहिर है वोट बैंक की सियासत में सेक्युलरिज्म का पैमाना कुछ अलग हो सकता है। तो क्या है पश्चिम बंगाल के सेक्युलरिज्म का पैमाना, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से बात करेंगे। इससे पहले जो दरअसल प्रसेनजीत बख्शी आपसे समझना चाहेंगे, आप बताइए, क्योंकि ये तो एक अजब पैमाना है कि एक तरफ जिस तरह से कम्युनल बयान दिए जा रहे हैं, लोगों को भड़काने वाले बयान दिए जा रहे हैं और ये कहा जाए कि दूसरे धर्मों को बेइज्जत करने वाले बयान दिए जा रहे हैं, उस पर चुप्पी की चादर, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है। ये कैसा है सेक्युलरिज्म? ही ना निखिल, मैं पिछले चुनाव के समय से ही ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जब वो लाल किताब जिसको अपना संविधान कहकर कुछ लोगों ने पूरे देश में ये कैंपेन करने की कोशिश की है कि वो लोकतंत्र और संविधान को रक्षा करने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास, इनके सामने, इनके समक्ष मेरा ये सवाल है कि जब ये कहा जाता है कि इस्लाम छोड़ के बाकी किसी जगह पे जन्म लेना ये दुर्भाग्य की बात है और दावत इस्लाम देना चाहिए इन लोगों को,
हमें अपने आप को और बाकी सब लोगों को दवाते इस्लाम और हो सके तो नेता प्रतिपक्ष की को भी देश का दवाते इस्लाम दिया जाए, क्योंकि वो भी दुर्भागा है। तो दूसरी बात है कि मैं ये बंगाल की ये स्थिति को समझने की कोशिश करे कि यहाँ पे किसी जगह पे कैंगारू कोर्ट चलाया जाता है, उसके बाद वहां पे जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वो कहते हैं कि हाँ ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे सारिया कानून चलता है, तो उस वक्त कोई किसी का संविधान खतरे में है ऐसा लगता नहीं है। ऐसा प्रदेश की इस तरह की एक सीनियर मिनिस्टर और शहर कोलकाता की मेयर अगर इस तरह से दवाते इस्लाम की बात कहते हैं तो उसमें कोई खतरा नहीं है। कल ही किसी और एक विधायक ने उन्होंने बताया कि हमारे घर में इतने 8, 10, 9 बच्चे हैं कि वो मुर्शिदाबाद जिले से आते हैं कि बाकी लोगों को भागीरथी नदी में, जिसको यहाँ गंगा की एक धारा है जिसको भागीरथी कहला जाता है, तो भागीरथी में डुबा देने के लिए काफी है हमारे बच्चे। तो इस तरह की जो बयाने हैं ये सारे बयान, और उसके बाद अगर कोई उसी मुर्शिदाबाद जिले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है उसको ठीक रखने के लिए एक अलग सेंट्रलाइज एक यूटी बनाना चाहिए, यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए, जो निशिकांत दुबे ने 1-2 दिन पहले पार्लियामेंट में कहे थे। तो ये समझना चाहिए कि वो निशिकांत दुबे की ये जो मन के अंदर एक डर पैदा हुआ है, या बहरमपुर की जो बीजेपी विधायक के मन में एक डर पैदा हुआ है, वो डर सही है या ये इस तरह की जो बयाने हैं ये सेकुलरिज्म है, ये समझना काफी जरूरी है। और कहां पे संविधान खतरे में है ये भी समझना जरूरी है निखिल जी। निश्चित तौर पर यह समझना जरूरी है और आखिर पीछे इसके क्या पॉलिटिकल मिलियज कैसे लिया जा सकता है ये भी समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और इससे पहले कि अगली खबर पर बढ़े रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, एक ऐसा फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब धान चाहिए स्वस्थ और ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? लो जापानी इज़ुकी, IAL के ट्रैक्टर ब्रांड का इज़ुकी। इज़ुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और ये खबर ऐसी है जो तमाम लोगों को शर्मसार करने वाली, खासतौर पर अदब के शहर लखनऊ को, अदब के शहर से बदतमीजी की एक तस्वीर सामने आई है। और भारी बारिश के दौरान लखनऊ से में बाइक सवार युवती से बदतमीजी का एक वीडियो वायरल है। और ये वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक और एक युवती अपनी बाइक से जा रहे हैं और उनके साथ में एक हुड़दंगियों का, असामाजिक तत्वों का एक जो पूरा दल है वो किस तरह से उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। बाइक पर खींचकर उनको गिरा दिया गया। सड़क पर 1 फीट के पानी के बीच अराजक तत्वों ने युवती पर पानी फेंका और बाइक से खींचकर युवक युवती को गिरा दिया और छेड़छाड़ करने लगे। ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं, शर्मसार करने वाली हैं। पुलिस ने रातों रात इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने क्षेत्र के DCP, ADCP और ACP को हटा दिया है, उनका तबादला किया है और इस मामले में इलाके के इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन सपा सांसद डिंपल यादव ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और मजे की बात यह है कि उन्होंने अयोध्या में बच्ची के साथ बलात्कार पर एक शब्द भी नहीं कहा है। अयोध्या का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बच्ची के साथ बलात्कार के लिए वो गिरफ्तार किया गया है। और आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है सपा सांसद डिंपल यादव ने। और इससे पहले कि हम डिंपल यादव की बाइट सुनाएं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीधे विकास का रुख करेंगे। विकास, लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की सभ्यता के बारे में बड़े बड़े शेर शायर कहे जाते थे, कहते थे कि यहाँ के आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, यहाँ के गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। क्या यही पता फरिश्तों का है, एक हुड़दंगियों का समूह, और अब पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है?
बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं। अदब के शहर में इस तरीके की बेअदबी बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें थी वो, और इस मामले में मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ पुलिस पर भी कार्रवाई की गई है। वहाँ पर जो थाना इंचार्ज है उसको निलंबित किया गया है, चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है उसमें। इसके साथ साथ कुछ बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को वहां से तत्काल रूप से ट्रांसफर कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ ही देर पहले जो विधानसभा में वक्तव्य दे रहे थे अनुपूरक बजट पे, उन्होंने वहां इस बात का जिक्र किया है कि महिलाओं के खिलाफ या ऐसे जो अपराध होंगे उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अपराधियों का नाम लेते हुए कहा कि पवन यादव, मोहम्मद शाहबाज, इन जैसे लोगों के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलती है, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलती है और वही चलेगी। यही शक्ति दिखा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस बात का जो जिक्र किया है वही उनकी कार्रवाई में भी दिखा कि पुलिस वालों के भी खिलाफ कार्रवाई की गई और अपराधियों के खिलाफ अब आने कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तो 4 पकड़े गए हैं, लेकिन 10 से ज्यादा लोग अभी चिन्हित कर लिए गए हैं उन्हीं लोगों से। और ठीक है विकास, पुलिस एक्शन में है, लगातार सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और जिस तरह से जो इसमें जिम्मेदार पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित भी किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, ये सब तो हम देख रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपसे चाहेंगे, बहुत संक्षेप में जवाब दें। डिंपल यादव ने कहा इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोइन खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो या ना हो, न अवधेश प्रसाद इस पर कुछ बोल रहे हैं, न डिंपल यादव और ना ही अखिलेश यादव। ये किस तरह का प्रश्न है और ये किस तरह का डिमांड है कि यहां पर तो आप कह रहे हैं सख्त कार्रवाई करें और उसके बारे में चुप्पी साध रखिए आप? देखिए, कार्रवाई कहाँ करनी है विपक्ष अपने हिसाब से तय करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी बात का जिक्र किया कि ये नाम है, ये लोग हैं। और उन्होंने जो बात का इशारा किया था अभी कुछ दिन पूर्व कि ज़्यादातर अपराध में वही लोग क्यों शामिल होते हैं जो एक पार्टी विशेष के सदस्य होते हैं, उनके पदाधिकारी होते हैं। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और वैसे ही वाक्य लगातार प्रदेश में आते रहते हैं। अयोध्या की शर्मसार कर देने वाली घटना हो या लखनऊ की ये घटना हो, दोनों ही घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और इन दोनों मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके उसके लिए पैरवी भी तेजी के साथ की जाएगी। जी निश्चित तौर पर। और बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन ये सवाल जरूर बना रहेगा कि आखिर अगर अदब के शहर में बेअदबी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही तो वो तो जायज़ है, लेकिन क्या 12 साल की बच्ची के साथ लगातार बलात्कार करने वाले अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा? तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास आपका। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।